नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लेकर आया हूं साइंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस के अंदर आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो वो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मात्रक। ठीक है, मात्रक एवं मापन। मात्रक। तो देखो, मात्रक जो है वो किसका हिस्सा है? वो फिजिक्स का हिस्सा है। तो दो चार बातें जो हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में दो चार बातें। ठीक है, तो देखो, फिजिक्स जो है, इस पूरी जो फिजिक्स है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो फिजिक्स है वो कौन सी है? एंशिएंट फिजिक्स है। ठीक है, एंशिएंट फिजिक्स। दूसरी जो है वो कौन सी है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो, यानी कि एंशिएंट फिजिक्स जो है वो तो कौन सी है? यानी सन 1900 से पूर्व है। सन 1900 से पूर्व की जो भौतिकी है, सन 1900 से पूर्व की जो भौतिकी है वो किसके अंदर आ जाती है? एंशिएंट यानी चीर सम्मत या प्राचीन भौतिकी के अंदर आ जाती है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं सन 1900 से बाद। सन 1900 से बाद की जो फिजिक्स है वो किसके अंदर आ जाती है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाती है, आधुनिक भौतिकी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि जो प्राचीन या चीर सम्मत भौतिकी जो है इसका जो जनक या फादर, ठीक है, या पितामह है। ठीक है, तो इसका जनक, फादर या पितामह जो है वो कौन है? वो है सर आइजक न्यूटन है। ठीक है, सर आइजक न्यूटन है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसका जनक, ये फादर या पितामह जो है वो कौन है? इसका जो जनक या पितामह जो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है भाई। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने अपना जो है वो सिद्धांत दिया था E बराबर mc²। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि यह जो मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स जो है इसका जो उद्भव है, इसका उद्भव जो है वो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद में इस फिजिक्स का उद्भव हुआ था। ठीक है, इतनी बातें हम फिजिक्स के बारे में ध्यान में रखना। आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहां से पूछ लेता है। अब हम बात कर लेते हैं हम मात्रकों के बारे में। तो देखो, मात्रकों के बारे में यानी कि बात करने से पहले एक शब्द आता है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो देखो, भौतिक राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिसको मापा या तोला जा सके, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि जो है वो क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब जैसे मान लो, अगर आपको मैं बोलूं, यानी कि जब जब से आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर हुए हैं तब से आपने परी का फोन जो है आपने उठाना बंद कर दिया भाई। किसका फोन? परी का फोन। सबने अपनी अपनी परी बना रखी होगी, सपनों की परी जो है। ठीक है, तो परी का फोन आपने जब उठाना बंद कर दिया तो पहले जो परी है वो आपके ऊपर 100% जो है विश्वास करती थी। ठीक है, 100% आपके ऊपर विश्वास करती थी। अब जो परी है
फोन नहीं उठाने की वजह से परी आपके ऊपर 50% विश्वास करने लग गई। तो अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ पे जो शब्द है विश्वास, जो विश्वास जो है वो क्या भौतिक राशि है? बताओ भाई। तो विश्वास जो है वो भौतिक राशि नहीं है। तो अगर मान लो परी का आपने फोन नहीं उठाया तो परी बहुत ज्यादा दुखी भी हो गई होगी, ठीक है। तो परी जो है वो क्या हो गई? दुखी भी हो गई। तो दुखी जो है यहाँ पे वो क्या भौतिक राशि है? तो दुखी जो है ये भी क्या है? भौतिक राशि नहीं है। अब देखो, यानी कि आपकी एग्जाम के बाद में जैसे आप रेलवे, एसएससी, पटवार, राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम है उसके अंदर अगर आप सिलेक्शन दे देते हो तो परी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, ठीक है। तो परी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो यानी कि खुश, यानी कि ये हैप्पी, ये भी क्या भौतिक राशि है? क्या नहीं है भाई। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। तो एक बात बताओ, विश्वास को तोला जा सकता है क्या? ठीक है। खुशी को मापा जा सकता है क्या? नहीं मापा जा सकता। दुख जो है, इन सब चीजें जो है उनको मापा या तोला नहीं जा सकता है। तो समझ ये होंगे कि यानी कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है। देखो पूरी जो फिजिक्स है उसके अंदर 700 से 800 अप्रोक्स जो है वो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि भौतिक राशियां जो है ये भी जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? मूल राशि, मूल राशि। एक कौन सी? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखो मूल राशियां जो है वो किन्हें कहेंगे और व्युत्पन्न राशियां जो है वो किन्हें कहेंगे। यानी कि जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, यानी कि किसी परिवार के अंदर अगर मान लो 50 सदस्य हैं और वो एक संयुक्त परिवार है, 50 सदस्य हैं उसके अंदर और वो संयुक्त परिवार है, ठीक है। तो अब इस पूरे परिवार के बारे में अगर हमें पूरी नॉलेज लेना होगा तो हम सबसे पहले किसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे? इस परिवार का जो मूल जो है दादा परदादा जो है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दादा परदादा के बारे में अगर हम दादा परदादा जो है उनके बैकग्राउंड को हमने जान लिया तो फिर हम पूरे परिवार के बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं। तो दादा और परदादा जो है इस पूरे परिवार की क्या हो गई? मूल, फंडामेंटल हो गए, ठीक है। उसी प्रकार पूरी जो फिजिक्स जो है इसकी जो वे राशियां जो एक फंडामेंटल होती है, मूलभूत होती है, ठीक है, जो किसी दूसरी राशियों के ऊपर निर्भर नहीं होती है, दूसरी राशियों के ऊपर निर्भर नहीं होती है, क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, ठीक है। यह जो है वो मूल राशियों के ऊपर डिपेंड होती हैं। समझ गए बात? अब जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि हमारा जो टॉपिक था मात्रक, तो मात्रक था जैसे मान लो यानी कि ये परी है, ये परी का जो रुमाल है, ठीक है। किस किसने परी के रुमाल को इस्तेमाल किया है वो कमेंट करके बताएगा भाई, ठीक है। तो ये जो है क्या है? परी का रुमाल है, ऐसा ही है क्या? बोलो भाई, ऐसा ही है परी का रुमाल? तो ये परी का जो रुमाल है, इस परी के रुमाल की जो लंबाई है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर है। समझिए बात, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पे 6 जो है वो तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि आंकिक मान है। इसके बाद में जैसे जैसे ही मैंने सेंटीमीटर लिखा तो यह जो सेंटीमीटर है वो क्या है? एक यूनिट है। क्या है? यूनिट है, ठीक है, यूनिट, इकाई। अब देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, यूनिट या मात्रक या इकाई, ठीक है, या एकक, एकक या ऐसे इंग्लिश में यूनिट, ये तीनों चारों जो शब्द हैं वो एक ही हैं। कई बार क्या पूछ लेता है? यूनिट क्या है, कई बार पूछ लेता है एकक क्या है, कई पूछ लेता है इस राशि की इकाई क्या है, और कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है इसका मात्रक क्या है। तो ये तीनों चारों जो चीजें हैं वो एक ही है। समझ गए बात? तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, यानी परी के रुमाल की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है,
और ये जो आगे हमने सेंटीमीटर यूज किया वो क्या है कि यूनिट है, वो क्या है, मात्रक है। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक था। अब जैसे मान लो फिर मैंने आपको बोला कि परी के रुमाल की जो लंबाई है वो लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर जो है वो क्या है, सेंटीमीटर क्या है, मात्रक या एकक या इकाई है। ठीक है, अब जैसे मान लो अब मैंने ये कहा कि परी के रुमाल की पूरा जो क्षेत्रफल है, रुमाल का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, यानी इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई करोगे। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी होगी। तो क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। और मूल राशियां जो है वो क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जैसे मैंने उदाहरण देके आपको बताया। तो समझ गए कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है और मूल राशियां क्या होती है, समझ गए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके मैं निकाल सकता हूं। अब डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता क्योंकि यह जो है मूल राशियों के ऊपर डिपेंडेंट राशि है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में भी आ रहा होगा। तो देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों, आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी जिज्ञासा है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि जो राशियां हैं वो दो प्रकार की देखी हमने, एक तो मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार मात्रक जो है ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और एक कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, जो किनकी सहायता से व्युत्पन्न किए जाएंगे, मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक जो है, इन्हें अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति के द्वारा 1960 के अंदर बनाया गया। इन्हें 1960 में अपनाया गया। ठीक है, मूल मात्रकों को 1960 में अपनाया गया, जबकि भारत ने 1971 के अंदर अपनाया था भाई। जबकि भारत 1971 में इनको अपनाया था। ठीक है, तो देखो पदार्थ की जो मात्रा है वो अंतिम मात्रक था, अंतिम मूल मात्रक था। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, मूल मात्रक जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 7 प्रकार के। जो मूल मात्रक है वो कितने 7 प्रकार के होते हैं। तो अब ये 7 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं यहां पे बता देता हूं आपको। एक जो है वो क्या है, लंबाई है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, द्रव्यमान है। ठीक है, एक है समय, इसके बाद में ताप, इसके बाद में पदार्थ की मात्रा, ठीक है, एक आ जाता है आपका विद्युत धारा, और एक आ जाता है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब इनके जो मात्रक है वो आप मेरे साथ साथ जहां भी बैठे हो वो आपको बोलना है। तो बोलिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है।
ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लूं पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। मोल यानी कि यह अंतिम मात्रक था जो 1971 के अंदर अपनाया गया था। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। इसके बाद में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं, कैंडेला होता है। इसके बाद में जैसे बात कर लेता हूं, ये तो थे हमारे क्या है? मूल मात्रक हैं। 7 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यानी कि ये तो सबके सब जो लोग हैं वो ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन पिछली जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर वो 4 मात्रक जो है वो पूछे गए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। एक मात्रक कौन सा था? एक मात्रक था ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है। एक था ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ठीक है। एक था ज्योति का मात्रक। ज्योति का मात्रक। ठीक है। एक था चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक है। तो ये चारों के चारों मात्रक जो है वो लास्ट ईयर की एग्जाम थी उसके अंदर पूछे गए थे। तो देखो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा, सीडी। ठीक है, ये तो सबको ध्यान में होगा। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है वो क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक है, ल्यूमेन ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात कर लेता हूं ज्योति का मात्रक क्या होता है? केवल ज्योति का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये चारों के चारों मात्रक जो है वो लास्ट ईयर की एग्जाम थी रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं काफी इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान में भी आ गए होंगे। ठीक है। तो ये थे मात्रकों के बारे में। ये पूरी की पूरी चीज आपको एक बार सेम हर बार जब भी मैं बोर्ड रफ करूं उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है और नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे मैं क्लास नोट्स की तरह आपको बताने वाला हूं। तो ये चीज है। इसके बाद में जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ जो मूल राशियां जो है इनको व्यक्त करने के लिए, मूल राशियां जो है इनको व्यक्त करने के लिए 3 पद्धतियां बनाई गई थी। उन पद्धतियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इनको एक बार और मेमोराइज करवा देता हूं। यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? जहां भी आप बैठे हो आपको एक बार मेरे साथ साथ में बोलना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्योति का मात्रक लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। एक बार और बोल देना। ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ज्योति किससे नाती है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। इसके बाद में जैसे बात कर लेता हूं पद्धतियां, यानी कि जो भौतिक राशियां जो है इनको व्यक्त करने के लिए प्रमुख 3 पद्धतियां बनाई गई थी। प्रमुख पद्धतियां तो कौन कौन सी थी? पहली थी एमकेएस पद्धति। सबको पता होगा भाई एमकेएस पद्धति। तो देखो एमकेएस पद्धति के अंदर जो 3 मूल राशियां थी इनको किस में डिनोट किया जाता है?
तो लंबाई द्रव्यमान और समय, ये हमारी क्या है, मूल राशियां हैं। ठीक है, तो लंबाई जो है मूल राशि है, इसको एमकेएस पद्धति के अंदर किस में डिनोट किया जाता है, मीटर के अंदर। ठीक है, मीटर में। और द्रव्यमान को किस में डिनोट किया जाता है, किलोग्राम में, किलोग्राम यानी केजी। और समय को किस में डिनोट किया जाता है, सेकंड में डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, दूसरी हमारी जो पद्धति है वो कौन सी है, सीजीएस पद्धति। तो देखो सीजीएस पद्धति के अंदर लंबाई को किस में डिनोट किया जाता है, सेंटीमीटर में, सेमी। द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति के अंदर किस में डिनोट किया जाता है, ग्राम में। ठीक है, और समय को किस में डिनोट किया जाता है, सेकंड में। समय को किस में डिनोट किया जाता है, सेकंड में डिनोट किया जाता है। इसके बाद में जैसे तीसरी हमारी जो पद्धति है वो कौन सी है, एफपीएस। एफपीएस जो पद्धति है इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं भाई, ब्रिटिश पद्धति। तो देखो एफपीएस पद्धति के अंदर लंबाई को किस में डिनोट किया जाता है, फुट के अंदर, फुट के अंदर। ठीक है, और द्रव्यमान को जो है एफपीएस पद्धति में किस में डिनोट किया जाता है, पाउंड में, पाउंड में। और समय जो है इसको एफपीएस पद्धति में किस में डिनोट किया जाता है, सेकंड में। ये तीन हमारी प्रमुख पद्धतियां थी। तो इनके अंदर कुछ ज्यादा समझाने वाला मामला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तीन हमारी पद्धतियां थी, आप नोट कर सकते हो। अब यहां से कई बार देखो डायरेक्ट जो है वो कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी एकमात्र कौन सी भौतिक राशि है जिसका तीनों पद्धतियों के अंदर मात्रक जो है वो समान होता है। ठीक है, तो कौन सी है, समय जो है वो हमारी तीनों पद्धतियों के अंदर इसका जो मात्रक है वो समान होता है, यानी कि इसके अंदर भी सेकंड था, इसके अंदर भी सेकंड था और इसके अंदर भी सेकंड था। ये चीज आपको नोट करने वाली है। इसके बाद में देखो एक चीज और आती है, एसआई पद्धति, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी देखो एसआई पद्धति जो है वो जो एमकेएस पद्धति जो है, एमकेएस पद्धति इसी का विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति जो है इसी का विस्तृत रूप है, वो क्या है, एसआई पद्धति है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि एसआई पद्धति जो है इसके दो संपूरक मात्रक भी होते हैं, इसके दो संपूरक मात्रक भी होते हैं, संपूरक। कौन कौन से, एक तो होता है ठोस कोण, ठीक है, और एक होता है घन कोण। तो देखो ठोस कोण जो है इसको किस में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में। और घन कोण जो है इसको किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। रेडियन को किस में डिनोट करते हैं, आरएडी में, और स्टेरेडियन को एसआर के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि जैसे मान लो आपको, अगर मैं बोर्ड पे आपको ये कहूं कि बोर्ड के ऊपर वृत्त बनाना है, तो आप बोर्ड के ऊपर वृत्त आसानी से बना दोगे, समझ गए।
ये आपने वृत्त बना दिया। अब इस वृत्त के अंदर केंद्र बिंदु से बनाया गया चाप जो है, इस चाप का अगर मेरे को कोण ज्ञात करना हो तो मैं ज्ञात कर दूंगा क्या, रेडियन के अंदर कोण ज्ञात कर दूंगा। तो इस यानी कि यह जो आकृति है वो कौन सी है, 2D आकृति है। तो देखो जितनी भी 2D की आकृति होती है उनका कोण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेडियन, जो ठोस कोण का मात्रक है रेडियन, उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लूं, यानी कि जितनी भी 3D की आकृतियां हैं उनका अगर अगर हमें कोण मापना हो तो वो किसके अंदर मापा जाएगा, स्टेरेडियन के अंदर। अब अगर मान लो मैं कहूं आपको बोर्ड के ऊपर गोला बनाना है, तो बोर्ड के ऊपर आप गोला नहीं बना सकते क्योंकि गोला जो है वो एक 3D आकृति होती है। अब यानी कि जैसे मान लो दो आकृतियां, तो दो डायमेंशन तो हो गई, एक तो ये हो गई एक ये हो गई। अब तीसरी जो डायमेंशन है वो या तो इसके अंदर होगी या बाहर की तरफ होगी, तो वो मैं बोर्ड के अंदर नहीं दर्शा सकता। इसलिए गोला जो है, गोले को बोर्ड के ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। तो गोले जो से संबंधित यानी कि जितनी भी 3D वाली जो आकृतियां हैं उनका कोण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, स्टेरेडियन का उपयोग किया जाएगा। यहां तक का मामला हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में जैसे मान लो एक चीज और आ जाती है, एक चीज आ जाती है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, बताओ, कमेंट करके जाना। प्रकाश की चाल जो हो कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब अगर मान लो मैं ऑप्शन के अंदर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड नहीं देकर आपको क्या दे दूं, 3 लाख किलोमीटर से, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या बताओ ये भी सही है क्या, कमेंट करते जाना। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी मैं कह सकता हूं क्या, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड को। तो इस राशि को मैं ऐसे कैसे लिख दिया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जैसे देखो 3 तो मेरा ऐसा का ऐसा आ गया, लाख को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁵, किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ लिख सकता हूं। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। अब वापस वो की वही राशियां हो गई ना, 10⁵ और 10⁻³ कितनी हो गई, 8। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए, यानी कि 3 गुणा 1 लाख, इसको सब क्या समझता हूं, 1 लाख, तो 1 लाख को कैसे लिखोगे भाई, ये हो गया हमारे 1 लाख। और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000, ये 1000 मीटर हो गए। तो समझ गए हो गए, यानी कि 10⁻³ तो ये हो गई और 10⁻5 ये हो गई, तो 10⁻5 प्लस 10⁻³ यानी गुणा करने पर घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो क्या हो गई, 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकता हूं। तो ये सब चीजें जो आप कैसे कर पाओगे, ये चीज जब आपको पता होगी 10 की जो घातें हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं, वो अगर आपको पता होगा तो आप ये सब चीजें आप आसानी से, चाहे ऑप्शन के अंदर कुछ भी मिले आप इसको निकाल सकते हो। तो अब आपको मैं 10 की घातें जो है वो याद करवा देता हूं और उनको कैसे निकालते हैं वो सब चीजें एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि 10 की घातों की कहां पे जरूरत पड़ सकती है आपको। 10 की घातें, नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग आ जाती है 10 की घातें। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लस वाली घातों की और फिर बात कर लेंगे हम माइनस वाली घातों के बारे में। तो देखो प्लस वाली जो घातें हैं इनको याद करने के लिए पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं, यानी कि जैसे मान लो
परी जो है, परी के पास में अब जब आप जाओगे तो आप जो है उसके सामने माहौल बनाने की कोशिश करोगे कि यानी कि मेरी चलती है, जहां भी आपका क्षेत्र है वहां पे मेरी चलती है, यानी कि मैं एक मेरा स्पेशल क्षेत्र है उसका मैं डॉन हूं, ऐसा माहौल बनाने की आप कोशिश करोगे। तो कोशिश करोगे तो इससे संबंधित मैं एक ट्रिक रिलेट कर रहा हूं। जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, यानी कि जैसे मान लो आपके जहां भी जिस भी आप एरिया के अंदर लोकेटेड हो, उस एरिया के अंदर मान लेते हैं कोई जगह है जीटी रोड है। कौन सी जगह है? जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड जयपुर के अंदर भी है। तो देखो जीटी रोड आप जहां भी है, मान लो आपके एरिया के अंदर जीटी रोड है, तो आप परी को क्या बोलोगे कि डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूं। बोलो क्या बोलोगे परी को कि डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूं। तो हमारी ट्रिक जो है वो क्या है? डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूं। तो परी को आप क्या बोलोगे कि डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूं। अब इस ट्रिक के माध्यम से प्लस वाली जितनी भी गाते हैं उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डन से हमारा क्या हो जाएगा? डेक्का। डन से हमारा क्या हो जाएगा? डेक्का। और 10 की पावर के अंदर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ये पहले हम 10 की जो गाते हैं वो हम नोट कर लेते हैं। 10 की पावर 3, इसके बाद में जो है वो 3 के मल्टीपल में पावर चलेंगी, ठीक है। तो 10 की पावर 3 और फिर 10 की पावर 6, फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर 12, फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर 15। इन सब गातों के हमें यही हमें काम में लेनी है और इन्हीं को ही क्या क्या बोला जाता है और कैसे कैसे काम में लेना है वही हमें यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि देखो डेक्का जो है, डेक्का के अंदर कितनी गाती होती है? 10 की पावर 1 गाती होती है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात किया? डन से डेक्का आ गया, है से हेक्टा, है से हेक्टा, यानी हेक्टा के अंदर कितनी गाती होती है? 10 की पावर 2 होती है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं की का मतलब किलो, ठीक है, किलो। तो किलो के अंदर कितनी गांठें होती हैं? 10 की पावर 3 होती है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। समझ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि में, यानी कि डेका हेक्टा किलो में मेगा, मेगा के अंदर कितनी गांठें होती है? 10 की पावर 6 होती है। जी का मतलब गीगा, जी का मतलब गीगा, और गीगा के अंदर कितनी गांठें होती है? 10 की पावर 9 होती हैं। इसका मतलब टी का मतलब टेरा, और टेरा के अंदर कितनी गांठें होती है? 10 की पावर 12 होती है। अब देखो रोड जो है यहां पे क्या है? साइलेंट वर्ड है, ठीक है। रोड जो है वो क्या? साइलेंट है। और पर से क्या हो जाएगा? पेटा, पर से क्या हो जाएगा? पेटा। और डॉन हूं ये भी क्या है आपका? साइलेंट वर्ड है। तो इस ट्रिक के द्वारा आप पूरी की पूरी प्लस वाली गातें आपने याद करने की कोशिश की होंगी और याद भी हो गई होंगी। तो एक बार फिर देख लीजिए, यानी कि डन है कि मैं जीटी रोड पर डॉन हूं। एक बार बोल लीजिए मेरे साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद में जैसे डेका यानी 10 की पावर, हेक्टा यानी 10 की पावर, किलो यानी 10 की पावर 3। अरे मैं सुन रहा हूं आपकी बात, आप बोल दो एक बार जहां भी बैठे हो, समझे। और मेगा यानी 10 की पावर, गीगा यानी 10 की पावर, टेरा यानी 10 की पावर, पेटा यानी 10 की पावर, ठीक है। समझ गए होंगे। इसके बाद में जैसे ये तो थी हमारी प्लस वाली गाते हैं, अब माइनस वाली जो गाते हैं उनको भी हमें एक ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं। आप देख लीजिए, यानी कि कभी बचपन के अंदर आम खाए क्या भाई? आम खाए? नहीं खाए तो कोई बात नहीं, आज खिला देते हैं। तो देखिए, यानी कि ये एक टोकरी है, इसके अंदर परी के पापा ने, परी के पापा ने कितने आम लेके? 5 आम लेकर आए भाई, ठीक है।
ये लो 5 आम। यानी कि परी के जो पापा हैं उन्होंने 5 आम लेकर आए। अब परी के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। कौन कौन? परी, परी का भाई और उसके मम्मी पापा हैं। तो देखो आम कितने हैं? 5 हैं और आदमी कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो देखो चारों आदमियों ने एक एक आम तो ले लिया। चारों आदमियों ने एक एक आम तो ले लिया। अब जैसे ही आपने अब भी ऐसा किया होगा बचपन के अंदर, जब चारों आम सब लोगों ने खाने के बाद में जब जैसे ही खत्म होने को आया तो बचे हुए एक आम के ऊपर परी की भी नजर है, परी के भाई की भी नजर है, ठीक है, परी के पापा की भी नजर है और परी की मम्मी की भी नजर है। अब एक आम के ऊपर 4 लोगों की नजर है, तो सब क्या सोच रहे हैं कि जल्दी से मैं मेरे वाला आम खत्म करके इस आम को मैं खाने की कोशिश करते हैं चारों के चारों लोग। तो इस बात से यहां पे हमारी ट्रिक निकल के आती है। तो वो ट्रिक जो है वो क्या है? यानी कि देखो परी के पापा को क्या बोल सकते हैं? डैडी बोल सकते हैं ना, कोई समस्या थोड़ी है। डैडी, ठीक है, डैडी समझ रहे होंगे, यानी डैडी बोले तो परी के पापा। तो देखो यहां से क्या है, उस आम को जैसे ही परी के पापा ने परी की मम्मी उठाने लगी उससे पहले ही छीनने की कोशिश की। तो यहां से हमारी ट्रिक निकल के आती है, यानी कि डैडी से मेरी माई ने पका फल छीना। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले मैं आपकी यहां पे ट्रिक लिख देता हूं। डैडी से मेरी माई ने पका फल छीना। बोलो ट्रिक याद होगी कि नहीं? एक बार और बोल दीजिए। बोलो डैडी से मेरी माई ने पका फल छीना। ठीक है, अब इस ट्रिक से जैसे हमने प्लस वाली गाते निकाली उसी प्रकार हम माइनस वाली गाते निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, डैडी का मतलब देसी, डैडी का मतलब देसी, और देसी के अंदर कितनी गाते होती है? 10 की पावर -1 होती है। 10 की पावर -1 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात करूं से मतलब सेंटी, ठीक है, सेंटी। तो यानी कि सेंटी के अंदर जो है वो कितनी गाते होती है? 10 की पावर -2 होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं मेरी से, यानी मैं बोले तो मिली, यानी कि डेसी सेंटी मिली। तो मिली के अंदर 10 की पावर कितनी होती है? -3 होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं माई, तो माई से क्या हो जाएगा? माइक्रो। देखो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, कई न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगा और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है माइक्रो के ऊपर। तो माइक्रो के अंदर 10 की पावर कितनी होती है? -6 होती है। ठीक है, इसके बाद में ने से नैनो, तो नैनो के अंदर कितनी होती है? 10 की पावर -9। इसके बाद में पक्का से क्या बन जाएगा? पीको। ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा आपको 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आपको ये टेबल पूरी याद होगी तो आप निकाल सकते हो 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखो पिको के अंदर कितनी गाते होती है? 10 की पावर -12। इसके बाद में देखो फल, फल से क्या हो जाएगा? फर्मी या फेम्टो। ठीक है, जो ऑप्शन में मिले वही आपको मान लेना है। ठीक है, तो देखो फर्मी के अंदर कितनी गाते होती है? 10 की पावर -15 होती है। 10 की पावर -15 होती है। यह हो गई हमारी माइनस वाली सभी की सभी गाते। तो उम्मीद करता हूं ये जो दोनों की दोनों ट्रिक है आपको समझ भी आई होंगी और आपको याद भी हुई होंगी और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। तो एक बार और बोल दीजिए मेरे साथ में। पहले मैं ट्रिक बोल देता हूं, डैडी से मेरी माई ने पका फल छीना। ठीक है, अब देखो डैडी से मतलब डेसी यानी 10 की पावर
सेंटी यानी 10 की पावर, मिली यानी 10 की पावर, माइक्रो यानी 10 की पावर, नैनो यानी 10 की पावर, पिको यानी 10 की पावर, और फर्मी या फेमटो बराबर 10 की पावर -15 होती है। जहां भी आप बैठे हो, अगर मेमोराइज कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो गारंटी ले रहा हूं कभी आप नहीं भूल पाओगे। एग्जाम के अंदर इतना ही जो सिंबल है वो काफी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मकसद भी क्या है, एग्जाम फाइट करना ही है, ठीक है। जब जिस दिन आप एग्जाम फाइट करके जॉब लग जाओगे, उसके बाद में जिंदगी भर जितना नॉलेज लेना है आप नॉलेज लेते रहना। फिलहाल हमारा मकसद क्या है, एग्जाम फाइट करना। तो कैसे भी एग्जाम फाइट करें। तो देखो ये थी हमारी माइनस वाली गाते हैं और प्लस वाली गाते हैं। तो इस टेबल के ऊपर डायरेक्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है। देखिए, यानी कि देखो नाभिक का आकार जो है, नाभिक का आकार, ठीक है, वो किस में मापा जाता है, वो फर्मी में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है, फर्मी में। नाभिक का आकार या त्रिज्या या व्यास, व्यास, ठीक है। त्रिज्या या व्यास किस में मापा जाता है, फर्मी के अंदर मापा जाता है। और एक फर्मी बराबर जो है वो कितने होते हैं, 10 की पावर -15 होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, त्रिज्या या व्यास, त्रिज्या या व्यास जो है वो किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछने की भी संभावना रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जो आज की क्लास थी वो बेसिक थी, और बेसिक के बाद में आपको मतलब थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश किया है गया है, ठीक है। अगर मान लो ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।